तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसी डिफेंडर। फाइनली एक और वीडियो लेके आ गया और हमारी बूस्टर सीरीज कंटिन्यू हो रही है। प्रीवियस पेपर कवर कर रहे हैं हम लोग। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आपका जो भी सीजीएल का टारगेट कर रहा है या फिर सीएचएसएल टायर 2 देगा, दोनों एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी एक सीपीयू के लिए एक न्यूज़ आ रही थी कि जो हमारा रेशियो आ गया था, जो अपियर किया है इस बार स्टूडेंट्स, अटेंडेंस आ गई थी 3.30 लाख हैं। सेम स्टूडेंट्स थे जो ये 2024 की बात कर रहा हूँ, लगभग सेम स्टूडेंट्स थे जो 2023 में भी इन्होंने अपियर किया था। 3.35 लाख सेम अटेंडेंस थी। ठीक है, बट इस साल रेशियो को ज़्यादा है पिछले साल, क्योंकि बच्चों ने अप्लाई भी बहुत ज़्यादा किया था। ठीक है, बट ये रेशियो कम हो जाएगा आपका जब फिजिकल होगा। फिजिकल की आप तैयारी करते रहे भी, है ना। वेट मत करिए फाइनल रिजल्ट का। सीपीओ में अगर आप बाउंड्री पे आ रहे हैं, कट ऑफ की बाउंड्री पे आ रहे हैं, तो ज़रूर फिजिकल की तैयारी करते रहिए। ठीक है अपना। बाकी सीजीएल और सीएचएसएल वाले भाई अपना मॉक्स वगैरह टाइम पे देते रहो, रिवाइज करते रहो। काफ़ी टाइम कम बचा है आपका सीजीएल वालों के लिए, है ना। सितंबर फर्स्ट वीक से होपफुली आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, जीके जीएस का मैं आपको कवर करा रहा हूँ डेली, एक एक शिफ्ट आप ज़रूर देखना है इसकी, है ना। आपका मेन फोकस होना चाहिए जो सीपीओ का अभी एग्जाम हुआ था, आपका फेज 12 का हुआ था, मैं आपको सब में बताता हूँ, और सीएचएसएल का, तीनों के पेपर आपको कवर करना है। ठीक है, जितने भी अभी रिसेंट के पेपर हुए हैं उनके जीके जीएस जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे आपको कवर करने हैं, क्योंकि सेम क्वेश्चन बहुत सारे आपको रिपीटेड देखने के लिए मिलेंगे, या फिर आपको मोस्टली एक पैटर्न पता चलेगा कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये 9 जुलाई का पेपर है आपका एंड शिफ्ट फर्स्ट है। ठीक है, 9 बजे का पेपर है तो शिफ्ट फर्स्ट है आपकी। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? ओके, सेंसस से क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हाट वाज इंडियाज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन परसेंटेज ड्यूरिंग 2001 टू 2011? ठीक है, तो ये डिकेडल ग्रोथ रेट की बात कर रहा है, जो 10 साल में कैलकुलेट होता है। 17.64% है आपकी डिकेडल ग्रोथ। ठीक है, डिकेडल ग्रोथ रेट ही हम कैलकुलेट करते हैं 10 साल के टाइम पीरियड में। तो डिकेडल ग्रोथ रेट आपकी 2011 की 17.64% है। ठीक है, आपसे अलग भी पूछ सकता है कि मेल्स की बताइए एंड फीमेल्स की बताइए। अगर आपसे मेल्स की पूछे तो 17.19% थी एंड फीमेल्स की 18.12% थी। ठीक है, डिकेडल ग्रोथ। ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट जैसे लिटरेसी रेट आपसे पूछ सकता है परसेंटेज में। इंडिया की 74% थी। अगर आपसे मेल की पूछा जाए तो 82.10% है। एंड अगर आपसे वेट ऐसी आपसे अगर 82.10% थी, अगर आपसे ऐसी फीमेल्स की पूछा जाए, फीमेल्स की, तो 65.46% थी। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि स्टेट बताइए कौन जिसमें सबसे ज़्यादा डिफरेंस था मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट में, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान। ठीक है, जिसमें फीमेल्स की लिटरेसी रेट सबसे कम थी। वैसे बिहार की है सबसे ज़्यादा, केरला की है हमारी, वो सब आपको पता होना चाहिए। डेंसिटी पूछ लेता है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कितनी थी 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग, तो इट इज़ 382 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपको पता नहीं चाहिए। सेक्स रेशियो आपको पता होना चाहिए। एक होता है सेक्स रेशियो, एक होता है चाइल्ड सेक्स रेशियो। ठीक है, दोनों पता होना चाहिए। सेक्स रेशियो 942 फीमेल्स है, ये पर 1000 मेल्स पे कैलकुलेट होता है। अगर आपसे चाइल्ड सेक्स रेशियो पूछा जाए तो 914 फीमेल्स है पर 1000 मेल्स। ठीक है, तो ये सब आपको इंपॉर्टेंट है, जो काफ़ी रिपीट होते रहते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। वेयर कैन यू फाइंड द ऑप्शन फ्रॉम बिगनिंग एंड फ्रॉम करंट स्लाइड टू रन अ स्लाइड शो इन एमएस पावर पॉइंट? तो कहाँ से होता है भाई? स्लाइड शो टैब से ही हो जाता है हमारा बिगनिंग और करंट स्लाइड को शो करने का, रन करने का एमएस पावर पॉइंट में। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। हु इज़ नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न डांस इन इंडिया? फादर ऑफ मॉडर्न डांस इन इंडिया किसको कहते हैं? हमारे उदय शंकर साहब को। ठीक है, उदय शंकर साहब से ही इंपॉर्टेंट एक फोक डांस है, काफ़ी फेमस है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि हाई म्यूजिक किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था या कौन फेमस है इसके लिए, तो ये उदय शंकर ही होंगे। ठीक है, फोक डांस। तो इसका राइट आंसर है फादर ऑफ मॉडर्न डांस इन इंडिया, उदय शंकर। अगर आप आपसे फादर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक पूछा जाए तो कौन होते हैं? पुरंदर दास। फेमस क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द साइक्लिक अरेंजमेंट ऑफ टाइम यूनिट्स इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक? तो इसे ताला कहते हैं। ठीक है, साइक्लिक अरेंजमेंट ऑफ टाइम्स को। ठीक है, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक से। तो आप देख सकते हैं जो डांसेस और म्यूजिक वगैरह का है, घरानास का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए हैं आज के टाइम पे। ठीक है, इन विच ईयर वॉज द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF फॉर्म्ड? तो कब हुआ था? 1937 में हुआ था। और ईयर आपको याद करना पड़ेगा। अगर आपसे हेडक्वार्टर पूछा जाए AIFF का, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का, तो इट इज़ इन दिल्ली। दिल्ली के द्वारका में आपका हेडक्वार्टर है इसका। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फीफा का कहाँ है? ज्यूरिच में है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टाइल ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक? कार्नेटिक म्यूजिक का हमें पता होना चाहिए, साउथ का म्यूजिक होता है। ठीक है, फादर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक मैंने बता दिया, पुरंदर दास। एक और कार्नेटिक म्यूजिक से ट्रिनिटी पूछ लेते हैं कभी। बताओ कौन है ट्रिनिटी ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक? इनके नाम बताना आप। तो स्टाइल कौन सा है? स्वरजती होता है कार्नेटिक म्यूजिक का एक तरह का स्टाइल। ठीक है, अगर आपसे ट्रिनिटी पूछा जाए तो दो, इसमें तीन नाम है। एक है त्यागराजिया, एक है मुत्तुस्वामी, और एक है शास्त्री। तो ये तीनों नाम आपसे पूछ सकते हैं
कि ट्रिनिटी बताइए कार्नेटिक मोदी के लिए जिन्होंने इंपॉर्टेंट काम किया, ठीक है। तो ये तीनों नाम आपको पता होने चाहिए, त्यागराजन, मुत्तुस्वामी और शास्त्री। तो ये ईजी है याद करना, याद कर सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन सेड दैट इंडिया कैन नॉट हैव अ पैरेलल जुडिशरी सिस्टम, वन फॉर द रिच एंड अदर फॉर द पुअर। तो एक तरह की स्टेटमेंट है, ये पूछ रहा है किसने दिया था, सॉरी ये पूछा था किस किस ऑर्गेनाइजेशन ने दिया था, तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, ठीक है। जुडिशियली सिस्टम किसी सबके लिए अलग अलग नहीं हो सकता है, तो इजी क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। नेक्स्ट पे चलते हैं। हु कैलकुलेटेड द अप्रोक्सीमेट लोकेशन ऑफ द प्लैनेट नेपट्यून बाय स्टडीइंग ग्रेविटी इंड्यूस्ड डिस्टर्बेंसेस इन द मोशंस ऑफ यूरेनस, ठीक है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। इसका राइट आंसर है उर्बेन जीन जोसेफ ली वेरियर, ठीक है। ये आपको याद करना पड़ेगा। इन्होंने करेक्ट लोकेशन बताई थी जो हमारा प्लेट नेपट्यून है उसकी, और कैसे बताई थी, ग्रेविटी इंड्यूस्ड डिस्टर्बेंसेस को स्टडी करके, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है जुडिशियल रिव्यू, अ साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन बोरोड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो जुडिशियल रिव्यूज़ कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है, द यूएस से। यूएस से ही हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ली है, हमारा प्रियम्बल यूएस का है, ठीक है, यूएस से लिया गया है। आपसे फंडामेंटल राइट्स पूछा जाए तो वो भी यूएस से लिए गए हैं, ऐसे प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है हमारी वो भी यूएस की है, सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोसीजर्स हैं वो भी हमारे यूएस से लिए गए हैं। आयरलैंड से क्या लिया गया है, डीपीएसपी है। अगर आपसे इलेक्शन प्रोसेस पूछा जाए प्रेसिडेंट का तो वो भी हमारा कहाँ से लिया गया है, इलेक्शन प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट, ये भी आयरलैंड से लिया गया, ठीक है। कनाडा से यूनिटरी पावर डिस्ट्रीब्यूशन पावर लिया स्टेट और सेंट्रल की। साउथ अफ्रीका से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लिए गए हैं। ये सारे आपको पता होने चाहिए, बहुत रिपीटेड होते होते हैं, है ना। अगर आपसे रशिया पूछा जाए, रशिया से क्या लिया है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिए गए हैं। अगर आपसे पूछा है जीरो आर कॉन्सेप्ट कहाँ का है, कहाँ से लिया गया या फिर कहाँ का है, ठीक है, ये पूछ सकते हैं। फ्रांस से पूछ सकते हैं, फ्रांस से क्या क्या लिया गया, तो हमारे प्रियम्बल के बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है जैसे लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी एंड रिपब्लिक, तो ये सारे हमारे कहाँ से लिए गए, फ्रांस से लिए गए, ठीक है। और जो जीरो आर कॉन्सेप्ट है ये इंडिया का खुद का है, ठीक है, इंडिया का खुद का है जीरो आर कॉन्सेप्ट, ठीक है, जिसमें एब्सोल्यूट हमारा जो पार्लियामेंट है उसमें क्वेश्चंस वगैरह रेस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच व्हाट इज द सेक्स रेशियो फीमेल पर 1000 मेल्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ऑलरेडी बता चुका 943 होगा। अगर आपसे देखो केरला का पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है 1084 हाईएस्ट है। अगर आपसे यूटी में पूछा जाए, स्टेट में हो गया, यूटी में पूछा जाए तो इट इज़ पुडुचेरी, ठीक है। पुडुचेरी का भी अभी रिसेंट में फेस 12 में पूछ चुका है, 1037 है, ठीक है। तो ये दोनों आपको बाई नंबर याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट शुड यू क्लिक टू चूज द डेट फॉर सॉर्टिंग इन जीमेल। तो जीमेल में डेट सॉर्ट करने के लिए क्या करते हैं, एक डेट विद इन फील्ड का ऑप्शन आता है जिसमें जीमेल को ओपन करके हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि कौन सी मेल आपकी डेट वाइज सॉर्ट हो जाती है वो, ठीक है। फिल्टर टाइप का होता है वो, डेट विद इन फील्ड में आप सॉर्ट कर सकते हो इतनी जीमेल में, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन हनी बीस पूछ रहा है मेल्स आर हैप्लॉइड एंड फीमेल्स आर डिप्लॉइड। करेक्ट है भाई, मेल्स हैप्लॉइड होते हैं इसमें। अगर आपने पढ़ा हो गैमेटोजेनेसिस बायो में, तो आपने पढ़ा होगा इसमें तीन होते हैं, एक होता है मेल, एक क्वीन होती है एंड एक वर्कर होता है, ठीक है। ऐसे इसमें तीन होते हैं अलग अलग। हम मेल एंड क्वीन का बात करते हैं, दो गैमेटोजेनेसिस होती है फॉर क्वीन या फिर फीमेल, एन होता है इसमें, ठीक है। जब ये एक्चुअली में डिप्लॉयड बन जाता है, 2n हो जाता है ना। ये गैमेटोजेनेसिस जब होता है, जब एक फर्टिलाइज हो जाते हैं तो ये 2n बनता है, ये फीमेल होती है या फिर वर्कर होती है, ठीक है, जाइगोट बन जाता है। एंड अगर कोई अनफर्टिलाइज एग होता है ना, इसमें पार्थोजेनेसिस होता है, एन से डायरेक्ट एन बन जाता है, तो ये मेल होता है फॉर पार्थोजेनेसिस होता है इसमें, जो इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। तो ये अनफर्टिलाइज एग है, ये एन से एन हो जाता है, और यही एक तरह का मेल होता है जो होता है हैप्लॉइड। आपने ड्रोन का पढ़ा होगा, तो यही ड्रोन का काम करते हैं मेल्स जो होते हैं हमारे, ठीक है। एंड क्वीन और वर्कर जो होती हैं वो 2n होती है, तो ये फीमेल्स आर डिप्लॉयड, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है, फीमेल आर डिप्लॉयड एंड मेल्स आर हैप्लॉयड। तो ये गैमेटोजेनेसिस का हनी बीज में एक केस होता है, ठीक है। जैसे कि अगर आपको पता हो, जैसे हमारे ह्यूमंस में क्या होता है, 2n क्रोमोसोम में, जैसे जो हनी बी होती है उसमें 32 होता है एंड n क्रोमोसोम में 16 होते हैं। बट हमारे अगर ह्यूमंस बीन में पूछा जाए तो कितने 23 क्रोमोसोम होते हैं n में, एंड 46 2n होते हैं आपके ह्यूमंस में। ये ह्यूमंस की बात बता रहा हूँ मैं, और ये हनी बी में, ठीक है, हनी बी के केस में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट, मेल्स हैप्लॉइड होते हैं इसमें, सिंगल एन होता है, एंड जो फीमेल्स आती हैं वो डिप्लॉयड होती हैं, ठीक है, 2n। तो राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो क्या होता है, रिजर्व रेशियो नहीं, हाई पावर्ड मनी, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ठीक है, परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अगर आपने देखा हो कि काफ़ी टाइम पे बॉन्ड्स वगैरह जो गवर्नमेंट के होते हैं वो सेल होते हैं,
है ना। आईपीओ वगैरह पे आपने देखा होगा, तो जो बाय बाय करते हैं वो क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ऑल इंडिया लिमिटेड इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ, भाई ऑल इंडिया लिमिटेड किसके आता है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, इजी क्वेश्चन है, ऑल इंडिया लिमिटेड इसी के अंडर आएगा। अभी हमारे करंट मिनिस्टर कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस के हमारे हरदीप सिंह पुरी साहब, ठीक है, एट प्रेजेंट। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच एक्ट अपोज बाय महात्मा गांधी इन 1919 वॉज अ डायरेक्ट अटैक ऑन द सिविल लिबर्टीज एंड डेमोक्रेटिक राइट्स ऑफ द इंडियन पीपल। तो किस एक्ट की बात करें, रॉलेट एक्ट की बात करें, 1919, 6 फरवरी 1919 की बात है ये। इसमें एक कानून लाया था ब्रिटिश के द्वारा, किसी को भी बिना किसी रीज़न या फिर कॉज के उनको अरेस्ट कर सकते थे, है ना, कारागार में डाल सकते थे। और ये निकाय के रॉलेट एक्ट अगर आपसे पूछा जाए किसके द्वारा अप्रूव हुआ था, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, इनके द्वारा ये अप्रूव हुआ था। इसी के अपोज में गांधी जी ने इसको ब्लैक एक्ट बोला था, और रॉलेट एक्ट सत्याग्रह उन्होंने लॉन्च कर दिया था, ठीक है। गांधी जी ने इसी को ब्लैक एक्ट बोला था, तो गांधी जी ने इसी को, इसका राइट आंसर है रॉलेट एक्ट, जो डायरेक्ट अटैक कर रहे थे इंडिया के इंडियन पीपल के डेमोक्रेटिक राइट्स और सिविल लिबर्टीज़ को, ठीक है। ये 1919 का। नेक्स्ट पे चलते हैं। द फाउंडर ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी वॉस, तो कौन है, सिम्हा विष्णु है, ठीक है, पता होना चाहिए। पल्लवा डायनेस्टी, अगर पल्लवा की आपसे कैपिटल पूछा जाए, इट वॉज कांचीपुरम, ठीक है। सिम्हा विष्णु यही वही थे जिन्होंने डिफीट किया था चोलास को, ठीक है। इन्हीं के पल्लवा डायनेस्टी के बाद सिम्हा विष्णु के बाद आए थे हमारे महेंद्र वर्मन फर्स्ट। इन्हीं के टाइम पे कॉन्फ्लिक्ट हुई थी जो चालुक्य पल्लवा की है, चालुक्य पल्लवा कॉन्फ्लिक्ट इन्हीं के टाइम पे हुई थी, ठीक है। इन्हीं ने एक टेम्पल बनवाया था, बहुत फेमस टेम्पल है, जो ब्रह्मा विष्णु और शिव का था, ठीक है। महेंद्र वर्मन फर्स्ट के बाद आए थे नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम था, नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट। क्यों इंपॉर्टेंट नाम था, क्योंकि हमने पता है इन्हीं ने किसको डिफीट किया था, पुलकेशिन सेकंड को किया था, जो चालुक्य वंश के थे, ठीक है। और इसके बाद नरसिम्हा वर्मन सेकंड आए थे, जो कांचीपुरम का टेम्पल है या फिर शोल टेम्पल है, ये सब ममल्लापुरम में, ये नरसिम्हा वर्मन सेकंड के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। ही बिल्ट कांचीपुरम टेम्पल एंड शोल टेम्पल, जो कहाँ पे है, ममल्लापुरम में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पूछ लिया जाता है किसके द्वारा बिल्ड किया गया था। पुलकेशिन सेकंड को किसने हराया था, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है एसएससी में, तो नरसिम्हा वर्मन सेकंड है। एंड महेंद्र वर्मन फर्स्ट मैंने बता दिया। फाउंडर ऑफ पल्लवा डायनेस्टी ऑलरेडी रिपीट हो चुका है बहुत बार, तो सिम्हा विष्णु इज आपका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। करंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया है कि इन नवंबर 2020 द सुप्रीम कोर्ट upheld the 10% रिजर्वेशन ऑफ ईडब्ल्यूएस कोटा। द ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन वाज ग्रांटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन। तो किस कमीशन का है, सिन्होर कमीशन का है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन विच ईयर वॉज इन विच ईयर वॉज एम एस धोनी अवॉर्डेड पद्मश्री अवार्ड। तो किस ईयर में मिला था इनको, पद्म भूषण ही मिल चुका है अभी रिसेंट में, रिसेंट में बोल रहा हूँ, 2018 में पद्म भूषण स्पोर्ट्स उसमें मिला था, स्पोर्ट्स कैटेगरी में 2018 में इनको। और एम एस धोनी को पद्मश्री कब मिला है, 2009 में अवार्ड मिला था, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर रिगार्डिंग द मटेरियल मीडिया एंड देयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो कुछ इंपॉर्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। रूबी का 1.71 है, सफायर का 1.77 है, बेंजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका 2.42 नहीं है, 1.49 है, ठीक है। बेंजीन इंपॉर्टेंट है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको याद करना पड़ेगा। एंड देन केरोसिन 1.44 इज द करेक्ट, ठीक है। तो बाकी सब करेक्ट है, बेंजीन का 2.42 गलत है, ये 1.49 होना चाहिए, ये याद कर लेना 1.49, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट पूछ लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। The Press and Periodicals Registration Bill 2023 replaced which act with a simplified law that decriminalizes various provisions and brings digital media under its ambit। तो कह रहे हैं किसको रिप्लेस किया था, जो प्रेस एंड पीरियोडिकल रजिस्ट्रेशन बिल है 2023 का, इसने किस एक्ट को रिप्लेस किया था, तो ये कौन सा था, ये प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867 का था, इसको रिप्लेस कर दिया 2023 के प्रेस एंड पीरियोडिकल रजिस्ट्रेशन बिल 2023 ने, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। ऑन 74th रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट वॉज द चीफ गेस्ट एट द रिपब्लिक डे परेड। तो इजिप्ट के कौन थे भाई प्रेसिडेंट, अब्दुल फतेह अल सीसी, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज कॉल्ड सिंगी कंबन इन तिब्बत। तो इंडस को कहते हैं, इंडस बहती है तिब्बत में, उसी को सिंगी कंबन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स इंडिया एज अ फेडरल स्टेट और सेकुलर स्टेट, या एन एथी स्टेट एज सेकुलर स्टेट डिक्लेयर करता है, ठीक है। प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ही है, इट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड, इट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड इन कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। और क्या होता है प्रियम्बल में, आपको याद हो सकता है कि कुछ टर्म्स ऐड किए गए थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 से, सोशली सेकुलर और इंटीग्रिटी हमारे ऐड किए गए थे। प्रियम्बल को बताइए
अलग अलग टर्म्स दिए गए थे। पॉलिटिकल हॉरोस्कोप किसने बताया था कि प्रियम्बल इज अ पॉलिटिकल हॉरोस्कोप? और एक इंपॉर्टेंट और नाम है जिसने प्रियम्बल को बोला था की नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल इज द की नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोनों इंपॉर्टेंट नाम आपको पता होने चाहिए। की नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन बोला था अर्नेस्ट बेकर ने, ठीक है, और पॉलिटिकल हॉरोस्कोप बोला था के एम मुंशी जी ने, ठीक है। तो दोनों इंपॉर्टेंट नाम है, प्रियम्बल से आपसे पूछ सकते हैं आगे। तो यही सारे क्वेश्चन थे भाई आपके जो इस शिफ्ट में पूछे गए थे। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मैं एक्सक्लूड कर देता हूँ क्योंकि वो काफ़ी पुराने होते हैं और कोई रेलेवेंट नहीं होते हैं, ठीक है। यही सारे क्वेश्चन आपको रिपीट देखने के लिए मिलेंगे। तो यही सारे क्वेश्चन थे भाई, रिवीजन करते रहिए अपना। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आपको पढ़ना पड़ेगा, एक बार गो थ्रू करना पड़ेगा इन क्वेश्चन से, ठीक है। एक एक करके भले ही स्पीड में देख लो आप, पर एक बार जरूर इन क्वेश्चन से गो थ्रू करना, ठीक है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन ये सारे आपको रिपीट देखने के लिए मिल सकते हैं आपके सीजीएल के एग्जाम में। बाकी नेक्स्ट शिफ्ट के साथ आपके मिलते हैं कल, ठीक है। थैंक यू।